नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हम लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनकी रचना रेखा चित्र संग्रह मेरा परिवार के समस्त रेखा चित्रों का वाचन कर रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे नीलू नामक उनका एक रेखा चित्र, जिसमें कि एक कुत्ते का वर्णन है। तो रेखा चित्र पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का जन्म फागुन पूर्णिमा वसंतोत्सव के दिन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। अपने माता पिता की पहली संतान महादेवी वर्मा का जन्म सभी परिजनों के लिए खुशी का लम्हा था, परंतु छोटी आयु में विवाह हो जाने और पति की जल्दी मृत्यु हो जाने के बाद यह थोड़ा अवसाद से ग्रसित हो गई। पर इन्होंने पुनर्विवाह न कर अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। इन्होंने कवयित्री और छायावाद की शक्ति का दर्जा प्राप्त किया। निराला जी ने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी के नाम से भी संग्रहित किया। एक संवेदनशील साहित्यकार की भांति अपने भीतर गहरी संवेदना का इन्होंने अनुभव किया और उनकी कलम के द्वारा पाठकों ने भी उस गहरी संवेदना का अनुभव किया। संस्मरण और रेखा चित्र जैसी गद्य विधाओं के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान सर्वप्रमुख है। वर्मा जी ने अपने गद्य साहित्य में समाज के शोषित और प्रताड़ित तबके को अपने साहित्य का केंद्र बनाया और मानवेतर प्राणियों को लेकर भी उन्होंने रचनाएं की। गद्य में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पथ के साथी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और मेरा परिवार नामक रेखाचित्र संग्रह उन्होंने 1971 ईस्वी में लिखा था। मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। इसमें मानवेतर प्राणियों की कथा को आधार बनाया गया है। मानवेतर प्राणियों के साथ करुणा और प्रेम तथा आत्मीयता का उन्होंने जो वर्णन किया है वह सजीव जान पड़ता है। इनके रेखाचित्र संग्रह में सबसे पहले है नीलकंठ मोर, दूसरा है गिलहरी, सोना हिरन, दुर्मुख खरगोश और गौरा गाय। इन सभी का वाचन हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं नीलू नामक रेखाचित्र का वाचन, जिसमें कि एक कुत्ते का वर्णन है। तो आइए सुनते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ उत्तरायण में लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान वेगवती सांचे में ढली हुई देह, जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोल मांस भी नहीं था। ऊपर का काला आभास देने वाले पीताभ रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली छोटी आँखें, सजग खड़े कान और रोएदार पिछले पैरों के टखने को छूती लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। वह भी सामान्य कुत्तों से भिन्न। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता है तो वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। दूसरे शब्दों में, आदेश किसी का नहीं मानता, परंतु सबके साथ स्नेहपूर्वक अनुरोध की रक्षा में तत्पर रहता है। लूसी की स्थिति भी स्वच्छंद सहचरी के समान हो गई। उत्तरायण में जो पगडंडियां दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में दो पर्वतीय भित्तियों का अंतराल बर्फ से भर जाता था और उसे पगडंडी के अस्तित्व का चिन्ह भी शेष नहीं रह जाता। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा अंगोछा या चादर बांध उसके सामान लाने के लिए अनुरोध करते। वंश परंपरा से बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण सारे व्यवधान पार कर दुकान तक वह पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोल लेता, सूची आदि लेने के बाद सामान की गठरी उसके गले या पीठ पे बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था। कभी चीनी मंगवाई जा रही है, कभी चाय, कभी आटा रह गया है तो कभी आलू भूल गए, पर लूसी को मंगवाने वालों के लड़कपन से कोई शिकायत नहीं रहती। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। उसकी तत्परता के कारण मंगाने वालों में भूलने की प्रवृत्ति बढ़ गई। एक दिन किसी अधिक ऊंचाई पर बसे पर्वतीय ग्राम बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया
और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। उन दोनों में प्रकृति की वही भिन्नता थी जो एक तराशी हुई सुडौल मूर्ति और एक अनगढ़ शिलाखंड में होती है। परंतु दुर्दिन के साथी होने के कारण वे सहचर हो गए। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दे अपनी वंश की वृद्धि की, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा अपनी ही जीवन उष्मा के बल पर उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। शीत ऋतु में प्रायः लकड़बग्घे ऊंचे पर्वतीय अंचलों से नीचे उतर आते हैं और बर्फ में भटकते हुए मिल जाते हैं। वैसे यह हिंसक जीव कुत्ते से कुछ बड़ा होता है, परंतु कुत्ता इसका खाद्य प्रिय होता है और रक्षणीय स्थिति में इसीलिए कुत्ता इसके सामने आ जाता है। सामान्यतः कुत्ते तो लकड़बग्घे को देखते ही स्तब्ध और निर्जीव से हो जाते हैं, अतः उन्हें घसीट ले जाने में इसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। असामान्य भूटे या अल्सेशियन कुत्ते उससे संघर्ष करते हैं अवश्य, परंतु अंततः पराजित होते हैं। 4-5 दिनों के बच्चे को छोड़ लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर न लौटी। बर्फ के दिनों में शांत से ही सघन अंधकार घिर जाता है। हवा ऐसी तुषार बोझिल हो जाती है कि गंध भी वहन नहीं कर पाती। इसी से प्राय शीतकाल में घ्राण शक्ति कुछ कुंठित हो जाती है। लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहती है और उससे अनायास आहार वो कुत्ते बन जाते हैं। सवेरे बर्फ में कई बड़े छोटे पंजे तथा अगड़ित घसीटने और आगे पीछे होने के चिन्ह देख यह निश्चय किया गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उपरांत प्राण दे दिए होंगे। बर्फ पर रक्त के पनीले धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तक के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दवात उलट गई हो। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा कुछ नहीं जानता था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अध बुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा लगता था। आने के समय उसे अपने साथ प्रयाग लाना पड़ा। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट है। भूटिए बाप और अल्सेशियन माँ के रूप रंग ने उसे जो वर्ण संकरता दी थी, उसी के कारण वह न अल्सेशियन था और न भूटिया। रोमों के भूरे, पीले और काले रंग के सम्मिश्रण से जो रंग बनता था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही रंग हो गया। धूप पड़ने पर वह झलक मिलती और छाह में जाने पर दूसरी तरह की। कानों की चौड़ाई या नुकीलेपन में कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था। नीचे लंबोतरा पर सुडौल पूंछ, अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी हुई कुंडलीदार। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटियों के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। शरीर के ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का पतला होने के कारण हल्का, तीव्र और गति में सहायक था। आंखें न काली थी और न भूरी न ही कंजी। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरलता से सुनहला हो जाता और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को वह एक छलांग में पार कर लेता था। भले ही स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार का भौंकना वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालायित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटना, याचक के दीन भाव से स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण भौंकना, काटना आदि, यह सब उसमें सर्वथा अभाव में थे। मैंने अनेक कुत्ते पाले, किंतु कुत्तों के दैन्य से रहित, उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त केवल मैंने नीलू को ही देखा। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर नहीं देखता। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाए तो बिना मनाए वह मेरे सामने न आता। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही था, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाला का निरीक्षण करता। मुझसे मिलने वालों में प्रायः वह सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देख वह सदर्प धीरे धीरे भीतर आ मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाता। न जाने कितनी सहज चेतना से वह अपरिचित या असमय आए व्यक्ति को जान लेता।
तब नितांत निरपेक्ष और उदासीन भाव से उसकी घंटी बजाना, नौकर का आकर समाचार ले जाना आदि देखता रहता। कुत्ते भाषा नहीं ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उसके विषय में कुछ कहने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उसे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत की गति से चार दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आदेश की प्रतीक्षा में आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति नहीं जान पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। हिंसक और क्रोधी भूटिए बाप और अखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में उसे किसी भी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं सबके लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उन्हें परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसलों को उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर उनमें अंडे और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभालता। उसके भय से कोई भी कुत्ता और बिल्ली उन नादान उड़ने वालों के पास हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुंह में दबाकर मेरे पास ले आता। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चों को उसमें ना रखवा देती, तब तक या तो वह बड़ी कोमलता से उनको दबाए खड़ा रहता या फिर मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार की जाली लगी हुई है। नीलू दीवार के दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का परीक्षण करता। उसके इस नियम में कभी व्यतिक्रम नहीं पड़ा। उसका रात का कर्तव्य भी स्वेच्छा स्वीकृत और निश्चित था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लान में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड में घूमकर पक्षियों और घरों का चक्कर लगाता। रात चाहे उजाले की हो या बादल काले हो, गरज रहे हो चाहे आंधी चल रही हो, उसके चक्कर में कोई विराम नहीं था। रात के सन्नाटे में उसके मंद स्वर से ही हम अनुमान लगा लेते थे कि किसी कोने में वह पहरा दे रहा है। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोदते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के कंपाउंड में जा निकले और उनमें से कई जो इस अभियान के अगुआ थे, जंगली बिल्ली द्वारा छत विच्छित कर दिए गए। सुरंग से बाहर जाने का जो हाल होता है, उससे भीतर रहने वाले अनजान रहते हैं। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों को में से सभी को मारजारी या श्रृंगाल का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से पहरे के नित्य क्रम में घूमते हुए नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग हो चार दीवारी के पार देखा होगा और शीत की कोहरा छन्न रात की मलिन चांदनी में भी उसने खरगोश के संकट को पहचान लिया। उसने कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ली को भगाया, परंतु खरगोश को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया। कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा और वह वैसे ही शांत भाव से कड़वी दवा पी लेता, सुई भी लगवा लेता। एक बार जब मोटर दुर्घटना में आहत हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करने और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल में ले जाने वालों की हड़बड़ी देख उसकी सहज चेतना ने किसी अनिष्ट का आभास पा लिया। जो भी उसे संध्या को मेरे बंगले पर पहुंचता, वह नीलू की विषाद में निश्चेष्ट मुद्रा देख विस्मित हुए बिना नहीं रह पाता। जब 3 दिन तक उसने कुछ न खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति ले उसे अस्पताल लाया गया। पट्टियों के घटा टोप में मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा। फिर आश्वस्त हो प्रहरी की चिर परिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे जा बैठा। 2 घंटे बाद बहुत समझाने पुचकारने के उपरांत ही उसे घर पहुँचाया जा सका। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने जाने वालों में गिना जाने लगा। डॉक्टर, नर्सें सब उससे परिचित हो गए। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था।
अतः जन्म के से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। उससे संबंध घटनाओं और संस्मरणों की संख्या बहुत अधिक है। कुत्तों में वह केवल कजली के सामीप्य से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। परिणामतः नीलू बेचारा एकाकी ही रहा। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रही थी। कुत्ते की मौत मरना कहावत है, पर यदि नीलू के समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना कर सके तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी काम्य होगी। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो वैसा अब कोई नहीं है। नीलू चला गया। तो इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ एक और रेखा चित्र नीलू, जिसमें कि उन्होंने एक कुत्ते का वर्णन किया जो कि अत्यंत ही मार्मिक और सजीव प्रतीत होता है। आशा है कि आपको यह अवश्य ही पसंद आया होगा। तो मित्रों, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें। आपके सुझाव मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं और हमेशा उम्मीद लगी रहती है। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।